नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारी चैनल पर। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी कोई दुख न हो तो बकरी खरीद लो। उन दिनों दूध की तकलीफ थी। कई डेयरी फार्मों की आजमाइश की, आहारों का इम्तिहान लिया, कोई नतीजा नहीं। 2-4 दिन तो दूध अच्छा मिलता, फिर मिलावट शुरू हो जाती। कभी शिकायत होती दूध फट गया, कभी उसमें से नागवार बू आने लगी, कभी मक्खन के रेजे निकलते। आखिर एक दिन एक दोस्त से कहा, भाई आओ साझे में एक गाय ले ले, तुम्हें भी दूध का आराम होगा, मुझे भी। लागत आधी आधी, खर्च आधा आधा, दूध भी आधा आधा। दोस्त साहब राजी हो गए। मेरे घर में जगह नहीं थी और गोबर वगैरह से मुझे नफरत है। उनके मकान में काफ़ी जगह थी, इसलिए प्रस्ताव हुआ कि गाय उन्हीं के घर रहे। इसके बदले में उन्हें गोबर पर एक त्रित अधिकार है। वह उसे पूरी आज़ादी से पाथे, उपले बनाए, घर लीपे, पड़ोसियों को दे दे या उसे किसी आयुर्वेदिक उपयोग में लाए। इकरार करने वाले को इसमें किसी प्रकार की आपत्ति या प्रतिवाद न होगा और इकरार करने वाला सही होश हवास में इकरार करता है कि वह गोबर पर कभी अपना अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करेगा और न किसी का इस्तेमाल करने के लिए आमदा करेगा। दूध आने लगा, रोज रोज की झंझट से मुक्ति मिली। एक हफ्ते तक किसी तरह की शिकायत न पैदा हुई। गरम गरम दूध पीता और खुश होकर गाता था, रब का शुक्र अदा कर भाई जिसने हमारी गायें बनाई, ताज़ा दूध पिलाया, उसके लुफ्त हयात चखाया। दूध में भीगी रोटी मेरी, उसके करम से बक्सी सेरी। खुदा की रहमत की है मूरत, कैसी भोली भाली सूरत। एक फारसी कहावत। मगर धीरे धीरे यहाँ पुरानी शिकायतें पैदा होने लगी। यहाँ तक नौबत पहुँची कि दूध सिर्फ नाम का दूध रह गया। कितना ही उबालो, न कहीं मलाई का पता न मिठास का। पहले तो शिकायत कर लिया करता था, इससे दिल का बुखार निकल जाता था। शिकायत से सुधार न होता तो दूध बंद कर देता था। अब तो शिकायत का भी मौका नहीं था, बंद कर देने का जिक्र ही क्या। भिखारी का गुस्सा अपनी जान पर, पियो या नाले में डाल दो। 8 आने रोज का नुकसान किस्मत में लिखा हुआ। बच्चा दूध को मुंह न लगाता, पीना तो दूर रहा। आधो हाथ शक्कर डालकर कुछ दिनों दूध पिलाया तो फोड़े निकलने शुरू हुए और मेरे घर में रोज बमचक मची रहती थी। बीवी नौकर से फरमाती, दूध ले जाकर उसी के सर पटका। मैं नौकर को मना करता, वह कहती, अच्छे दोस्त हैं तुम्हारे, उसे शर्म भी नहीं आती। क्या इतना अहमक है कि इतना भी नहीं समझता कि यह लोग दूध देखकर क्या कहेंगे। गाय को अपने घर मंगवा लो, बला से बदबू आएगी, मच्छर होंगे, दूध तो अच्छा मिलेगा। रुपए खर्च है तो उसका मजा तो लीजिए। चड्ढा साहब मेरे पुराने मेहरबान हैं, खांसी बेतकल्लुफ़ी है उनसे, यह हरकत उनकी जानकारी में होती, यह बात किसी तरह गले के नीचे नहीं उतरती। या तो उनकी बीवी की शरारत है या नौकर की, लेकिन जिक्र कैसे करूं। और फिर उनकी बीवी से भी तो रहा रस्म है, कई बार मेरे घर आ चुकी है। मेरी बीवी जी भी उनके यहाँ कई बार मेहमान बनकर जा चुकी है। क्या वह यकायक इतनी बेवकूफ़ हो जाएगी, सरहीन आंखों में धूल झोंकेगी। और फिर चाहे किसी की शरारत हो, मेरे लिए यह गैर मुमकिन था कि उनसे दूध की खराबी की शिकायत करता। खैरियत यह हुई कि तीसरे महीने चड्ढा का तबादला हो गया। मैं अकेले गाय न रख सकता था, साझा टूट गया, गाय आधे दामों बेच दी गई। मैंने उस दिन इम्तिनान की सांस ली। आखिर यह सलाह हुई कि एक बकरी रख लीजिए, वह बीच आंगन के एक कोने में पड़ी रह सकती है, उसे दूहने के लिए न गवाने के लिए, न गवाले की ज़रूरत, न उसका गोबर उठाने, नाद धोने, चारा भूसा डालने के लिए किसी हैरिन की ज़रूरत। बकरी तो मेरा नौकर भी आसानी से धो लेगा। थोड़ी सी चोकर डाल दी, चले किस्सा तमाम हुआ। फिर बकरी का दूध फ़ायदेमंद भी ज़्यादा है, बच्चों के लिए ख़ास तौर पर। जल्दी
हजम हो जाता है। न गर्मी करे न सर्दी, स्वार्थवर्धक है। संयोग से मेरे यहाँ जो पंडित जी मेरे मौसदे नकल करने आया करते थे, इन मामलों में काफ़ी तजुर्बेदार थे। उनसे जिक्र किया तो उन्होंने एक बकरी की ऐसी स्तुति गाई, उसका ऐसा कसीदा पढ़ा कि मैं बिन देखे ही उसका प्रेमी हो गया। पंछाई नस्ल की बकरी है, ऊंचे कद की है, बड़े बड़े थन जो ज़मीन से लटकते हैं। बेहद कमखोर लेकिन बेहद दूधार है। एक वक्त में 2-2.5 सेर दूध ले लीजिए। अभी पहली बार ही बियाई है, 25 रुपये में आ जाएगी। मुझे दाम कुछ ज़्यादा मालूम हुए, लेकिन पंडित जी पर मुझे एतबार था। फरमाइश कर दी गई और तीसरे दिन बकरी आ गई। मैं देखकर उछल पड़ा। जो जो गुण बताए गए थे उनसे कुछ ज़्यादा ही निकले। एक छोटी सी मिट्टी की नाद मंगवाई, चोकर का भी इंतजाम किया गया। शाम को मेरे नौकर ने दूध निकाला तो सचमुच 2.5 सेर मेरी छोटी पतीली लबालब भर गई थी। मुसलो ढोल बजाएंगे, यह मसला इतने दिनों के बाद जाकर कहीं हल हुआ। पहले ही यह बात सूझती तो क्यों इतनी परेशानी होती। पंडित जी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। मुझे सवेरे तड़के और शाम को उसकी सींग पकड़ने पड़ते थे, तब आदमी दूध पाता था। लेकिन यह तकलीफ इस दूध के मुकाबले में कुछ नहीं थी। बकरी क्या है, कामधेनु है। बीवी ने सोचा इसे कहीं नज़र न लग जाए, इसलिए उसके थन के लिए एक गिलाफ तैयार हुआ। इसकी गर्दन में नीले चीनी के दानों का एक माला पहनाया गया। घर में जो कुछ झूठा बचता देवी जी खुद जाकर उसे खिला आती थी। लेकिन एक ही हफ्ते में दूध की मात्रा कम होने लगी। जरूर नज़र लग गई। बात क्या है? पंडित जी से हाल कहा तो उन्होंने कहा, साहब देहात की बकरी है, जमींदार की है, बेद रेग अनाज खाती थी और सारे दिन बाग में घुमा चरा करती थी। यहाँ बंदे बंदे दूध कम हो जाए तो ताज्जुब नहीं, इसे जरा टहला दीजिएगा। लेकिन शहर में बकरी को टहलाए कौन और कहाँ? इसलिए यह तय हुआ कि बाहर कहीं मकान लिया जाए। वहाँ बस्ती से जरा निकलकर खेत और बाग है, कहार घंटे 2 घंटे टहला लाया करेंगे। झटपट मकान बदला और गाँव की मुझे दफ्तर आने जाने में 3 मील का फासला तय करना पड़ता था। लेकिन अच्छा दूध मिले तो मैं इसका दुगना फैसला तय करने में तैयार था। यहाँ मकान खूब खुला हुआ था। मकान के सामने सहन था, जरा और बढ़कर आम और महुए का बाग था। बाग से निकलिए तो कछियों के खेत थे, किसी में आलू किसी में गोभी। एक काछी से तय कर लिया कि रोजाना बकरी के लिए कुछ हरियाली जाया करेंगे। मगर इतनी कोशिश करने पर भी दूध की मात्रा में कुछ खास बढ़त न हुई। 2.5 सेर की जगह मुश्किल से सेर भर दूध निकलता था। लेकिन यह तस्कीन थी कि दूध खालिश है। यही क्या कम है। मैं यह कभी नहीं मान सकता कि खिदमतगारी के मुकाबले में बकरी चराना ज़्यादा जलील काम है। हमारे देवताओं और नवाबियों का बहुत सम्मानित वर्ग गल्ले चराया करते थे। कृष्ण जी गायें चराते थे। कौन कह सकता है कि उस गल्ले में बकरियां न रहेंगी? हजरत ईशा और हजरत मोहम्मद दोनों ही भेड़े चराते थे। लेकिन आदमी रूढ़ियों का दास है। जो कुछ बुजुर्गों ने किया उसे वह कैसे करे? नए रास्ते पर चलने के लिए जिस संकल्प और दृढ़ आस्था की ज़रूरत है वह हर एक में तो होती नहीं। धोबी आपके गंदे कपड़े धो लेगा, लेकिन आपके दरवाजे पर झाड़ू लगाने में अपनी हतक समझता है। जरा पेशा कामों के लोग बाजार से कोई चीज़ कीमत देकर खरीदना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। मेरे खिदमतगार को बकरी लेकर बाग में जाना बुरा मालूम होता था। घर से तो ले जाए, लेकिन बाग में उसे छोड़कर खुद किसी पेड़ के नीचे सो जाता था। बकरी पतिया चर लेती थी, मगर एक दिन उसके जी में आया कि जरा बाग से निकलकर खेतों की सैर करे। यो वह बहुत ही सभ्य और सुसंस्कृत बकरी थी। उसके चेहरे से गंभीरता झलकती थी, लेकिन बाग और खेत में घुस गई आज़ादी नहीं, इसे वह शायद न समझ सकी। एक रोज़ किसी खेत में घुस गई और गोभी की कई क्यारियाँ साफ कर गई। काछी ने देखा तो उसके कान पकड़ लिए और मेरे पास लाकर बोला,
बाबूजी, इस तरह आपकी बकरी हमारे खेत चरेगी तो हम तो तबाह हो जाएंगे। आपको बकरी रखने का शौक है तो इसे बांध कर रखिए। आज तो हमने आपका लिहाज किया, लेकिन फिर हमारे खेत में गई तो हम ये उसकी टांगें तोड़ देंगे या कानी होज भेज देंगे। अभी वह अपना भाषण खत्म न कर पाया था कि उसकी बीवी आ पहुंची। उसने इसी विचार को और भी जोरदार शब्दों में अदा किया। हाँ हाँ करती ही रहे, मगर रांड खेत में घुस गई और सारा खेत चौपट कर दिया। इसके पेट में भवनी बैठे। यहाँ कोई तुम्हारा दबेल नहीं है। हाकिम होंगे, अपने घर के होंगे। बकरी रखना है तो बांध कर रखो, नहीं गला ऐंठ दूंगी। मैं भीगी बिल्ली बना हुआ खड़ा था। जितनी फटकार आज सहनी पड़ी उतनी जिंदगी में कभी नहीं सही। और जिस धीरज से आज काम लिया, अगर उसे दूसरे मौके पर काम लिया होता तो आज आदमी होता। कोई जवाब नहीं सोचता था, बस यही जी चाहता कि बकरी का गला घोट दूं और खिदमतगार को 150 हंटर जमाऊं। मेरी खामोशी से वह औरत भी शेर होती जाती थी। आज मुझे मालूम हुआ कि किन्हीं किन्हीं मौक़ों पर खामोशी नुकसानदेह साबित होती है। खैर, मेरी बीवी ने घर में यह गुल गपाड़ा सुना तो दरवाजे पर आ गई तो हेकड़ी से बोली, तू कानी होज पर पहुंचा दे। और क्या करेगी, नाहक टर कर रही है। घंटे भर से जानवर ही है, एक दिन खुल गई तो क्या उसकी जान लेगी। खबरदार, जो एक बात भी मुंह से निकाली, क्यों नहीं खेत के चारों तरफ झाड़ लगा देती, कांटों से रूंध दे। अपनी गति से मानती नहीं, ऊपर से लड़ने आई। अभी पुलिस में इंतला कर दे तो बंदे बंदे फिरो। बात कहने की शासनपूर्ण शैली ने उन दोनों को ठंडा कर दिया। लेकिन उनके चले जाने के बाद मैंने देवी जी की खूब खबर ली। गरीबों का नुकसान भी करती हो और ऊपर से रौब जमाती हो, इसी का नाम इंसाफ है। देवी जी ने गर्वपूर्वक उत्तर दिया, मेरा एहसान तो न मानोगे कि शैतानों को कितनी आसानी से भगा दिया। लगे उल्टे डांटने। गंवारों को राह बतलाने का सख्ती के सिवा दूसरा कोई तरीका नहीं। सज्जनता या उदारता उनकी समझ में नहीं आती। उसे यह लोग कमजोरी समझते हैं, और कमज़ोर को कौन नहीं दबाना चाहता। खिदमतगार से जवाब तलब किया तो उसने साफ कह दिया, आना मेरा काम नहीं है। मैंने कहा, तुमसे बकरी चराने को कौन कहता है। जरा उसे देखते रहो कि किसी खेत में ना जाए। इतना भी तुमसे नहीं हो सका। मैं बकरी नहीं चरा सकता साहब, कोई दूसरा आदमी रख लीजिए। आखिरी मैंने खुद शाम को उसे बाग में चरा लाने का फैसला किया। इतना जरा सा काम के लिए एक नया आदमी रखना मेरी हैसियत से बाहर था, और अपने इस नौकर को जवाब भी नहीं देना चाहता था, जिसने कई साल तक वफादारी से मेरी सेवा की थी और ईमानदार था। दूसरे दिन मैं दफ्तर से जरा जल्द लौट आया। झटपट बकरी को लेकर बाग में जा पहुंचा। जाड़ों के दिन थे, ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों के नीचे सूखी पत्तियां गिरी हुई थी। बकरी एक पल में वहां जा पहुंची। मेरी दलेल हो रही थी, उसके पीछे पीछे दौड़ता फिरता था। दफ्तर से लौटकर जरा आराम किया करता था। आज ही है कवायद करनी पड़ी। थक गया, मगर मेहनत सफल हो गई। आज बकरी ने कुछ ज़्यादा दूध दिया। यह ख्याल आया, अगर सूखी पत्तियां खाने से दूध की मात्रा बढ़ गई तो यकीनन हरी पत्तियां खिलाई जाए तो इससे कहीं बेहतर नतीजा निकलेगा। लेकिन हरी पत्तियां कहाँ से आई? पेड़ों से तो तोड़ूं तो बाग का मालिक ज़रूर ऐतराज़ करेगा। कीमत देकर हरी पत्तियां मिल न सकती थी। सोचा, क्यों एक बार बांस के लंगे से पत्तियां तोड़ लाऊं। मालिक ने शोर मचाया तो उससे आरजू मिन्नत कर लेंगे। राजी हो गया तो खैर नहीं देखी जाएगी। थोड़ी सी पत्तियां तोड़ लेने से पेड़ का क्या बिगड़ेगा। चुनाजे एक पड़ोसी से एक पतला लंबा बांस मांग लिया, उसमें एक अंकुश बांधा और शाम को बकरी के साथ लेकर पत्तियां तोड़ने चला गया। चोर आंखों से इधर उधर देखता जाता था, कहीं मालिक तो नहीं आ रहा है। अचानक वही काछी एक तरफ से आ निकला और मुझे पत्तियां तोड़ते देखकर बोला, यह क्या करते हो बाबूजी? आपके हाथ में यह लग्गा अच्छा नहीं लगता। बकरी पालना हम गरीबों का काम है कि आप जैसे शरीफों का। मैं कट गया, कुछ जवाब न सूझा।
इसमें क्या बुराई है? अपने हाथ से अपना काम करने में क्या शर्म वगैरह? जो आप कुछ हल्के बहके बनावटी मालूम हुए। सफ़ेद पोशी के आत्मगौरव की जबान बंद कर दी। काची ने पास आकर मेरे हाथ से लग्गा ले लिया और देखते देखते हरी पत्तियों का ढेर लगा दिया और पूछा, पतिया कहाँ रखूँ? मैंने झेपते हुए कहा, तुम रहने दो, मैं उठा ले जाऊंगा। उसने थोड़ी सी पतिया बगल में उठा ली और बोला, आप क्या पतिया रखने जाएंगे? चलिए मैं रखाऊं। मैंने बरामदे में पतिया रखवा ली। उसी पेड़ के नीचे उसकी चौगनी पतिया पड़ी हुई थी। काची ने उनका एक गट्टा बनाया और सर पर लाद कर चला गया। अब मुझे मालूम हुआ यह देहाती कितने चालाक होते हैं। कोई बात मतलब से खाली नहीं होगी। मगर दूसरे दिन बकरी को बाग में ले जाना मेरे लिए कठिन हो गया। काची फिर देखेगा और न जाने क्या क्या फिक्र चुस्त करेगा। उसकी नज़रों में गिर जाना मुंह से कालिक लगाने से सम्मान और प्रतिष्ठा की जो कसौटी लोगों ने बना रखी है, हमको उसका आदर करना पड़ेगा। नक्कू बनकर रहे तो क्या रहे, लेकिन बकरी इतनी आसानी से अपनी निर्धनता आज़ाद चहलक कदमी से हाथ न खींचना चाहती थी, जिसे उसने अपने साधारण दिनचर्या समझना शुरू कर दिया। शाम होते ही उसने इतने जोर शोर से प्रतिवाद का सवर उठाया कि घर में बैठना मुश्किल हो गया। गिट किरदीदार में मैं का निरंतर सवर आ गया। कान के पर्दों को क्षत विक्षत करने लगा। कहाँ भाग जाऊं? बीवी ने उसे गालियाँ देना शुरू किया। मैंने गुस्से से आकर कई डंडे रसीदे, मगर उसे सत्याग्रह स्थगित न करना था। न किया। बड़े संकट में जान थी। आखिर मजबूर हो गया। अपने किए का क्या इलाज। 8 बजे रात, जाड़ों के दिन, घर से बाहर मुंह निकालना मुश्किल, और मैं बकरी को बाग में टहला रहा था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। अंधेरे पाँव रखते मेरी रूह कांपती। एक बार मेरे सामने से एक सांप निकल गया। अगर उसके ऊपर पैर पड़ जाता तो ज़रूर काट लेता। तब से मैं अंधेरे में कभी न निकलता था। मगर आज इस बकरी के कारण मुझे खतरे का भी सामना करना पड़ा। जरा भी हवा चलती और पत्ते खड़कते तो मेरी आंखें ठिठुर जाती और पिंडुलियाँ कांपने लगती। शायद उस जन्म में मैं बकरी रहा हूँगा और यह बकरी मेरी मालकिन रही होगी। उसी का पश्चाताप इस जिंदगी में भोग रहा हूँ। बुरा हो उस पंडित का जिसने यह बला मेरे सिर मढ़ी। गृहस्थी भी जंजाल है। बच्चा न होता तो क्यों इस मूजी जानवर की इतनी खुशामद करनी पड़ती। और यह बच्चा बड़ा हो जाएगा तो बात न सुनेगा। कहेगा, आपने मेरे लिए किया क्या है? कौन सी जायदाद छोड़ी है? यह सजा भुगत कर 9 बजे रात को लौटा। अगर रात को बकरी मर जाती तो मुझे जरा भी दुख नहीं होता। दूसरे दिन सुबह से ही मुझे यह फिक्र सवार हुई, किसी तरह रात के बगैर से छुट्टी मिले। आज दफ्तर में छुट्टी थी। मैंने एक लंबी सी रस्सी बनवाई और शाम को बकरी के गले में रस्सी डाली, एक पेड़ के नीचे जड़ से बांधकर सो गया। अब चरे जितना चाहे। अब चिराग जलते जलते खोल लगाऊंगा। छुट्टी थी ही। शाम को सिनेमा देखने की ठहरी। एक अच्छा सा खेल आया हुआ था। कुकर को भी साथ लिया, वरना बच्चों को कौन संभालता। जब 9 बजे रात को घर लौटे और मैं लालटेन लेकर बकरी लेने गया तो क्या देखता हूँ कि उसने रस्सी की 2-3 पेड़ों से लपेटकर ऐसा उलझा डाला कि सुलझाना मुश्किल है। इतनी रस्सी भी न बची थी कि वह एक कदम भी चल सकती। जी में आया कि कमबख्त को यही छोड़ दूँ, मरती है तो मर जाए। अब इतनी रात को लालटेन की रोशनी में रस्सी सुलझाने बैठे, लेकिन दिल न माना। पहले उसकी गर्दन से रस्सी खोली, फिर उसकी पेच दर पेच छुड़ाई। 1 घंटा लग गया। मारे सर्दी के हाथ ठिठुर गए और जी जल रहा था। वह तकलीफ देह साबित हुई। अब क्या करूं? अकल काम न करती थी। दूध का ख्याल न होता तो किसी को मुफ्त दे देता। शाम होते ही चुड़ैल अपनी चीख पुकार शुरू कर देगी और घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। और आवाज़ भी कितनी ककर्स और मनहूस होती है। शास्त्रों में लिखा है, जितनी दूर उसकी आवाज़ जाती है उतनी दूर देवता नहीं आते। स्वर्ग की बसने वाली हस्तियाँ जो अप्सराओं के गाने सुनने की आदी है, उसकी ककर्स आवाज़ से नफरत करेंगे तो क्या ताज्जुब।
मुझ पर उसकी कर्णकटु पुकारों को ऐसा आतंक सवार था कि दूसरे दिन दफ्तर से आते ही मैं घर से निकल भागा। लेकिन 1 मील निकल जाने पर भी ऐसा लग रहा था कि उसकी आवाज़ मेरा पीछा किए चली आती है। अपने इस चिचड़ेपन पर शर्म भी आ रही थी। जिसे एक बकरी रखने की भी सामर्थ्य न हो, वह इतना नाजुक दिमाग क्यों बने। और फिर तुम सारी रात तो घर से बाहर रहोगे नहीं? 8 बजे पहुँचोगे तो क्या वह गीत तुम्हारा स्वागत न करेगा? सहसा एक नीची शाखा वाला पेड़ देखकर मुझे बरबस उस पर चढ़ने की इच्छा हुई। सपाट तनों पर चढ़ना मुश्किल होता है। यहाँ तो 6-7 फुट की ऊंचाई पर शाखें फूट गई थी। हरी हरी पत्तियों से पेड़ लदा खड़ा था और पेड़ भी था गुल्लर का, जिसकी पत्तियों से बकरियों को खास प्रेम है। मैं इधर 30 साल से किसी रुख पर नहीं चढ़ा। वह आदत जाती रही, इसलिए आसान चढ़ाई के बावजूद मेरे पांव कांप रहे थे। पर मैंने हिम्मत न हारी और पत्तियाँ तोड़ तोड़ नीचे गिराने लगा। यहाँ अकेले में कौन मुझे देखता कि पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ। अभी अंधेरा हुआ जाता है। पत्तियों का एक गट्टा बगल में दबाऊंगा और घर जा पहुँचूंगा। अगर इतने पर भी बकरी ने कुछ जी चपट की तो उसकी सामत आ जाएगी। मैं अभी ऊपर ही था कि बकरियों और भेड़ों का एक गोल न जाने किधर से आ निकला और पत्तियों पर पिल पड़ा। मैं ऊपर से चीख रहा हूँ मगर कौन सुनता है। चरवाहे का कहीं पता नहीं, कहीं दुबक रहा होगा कि देख लिया जाऊंगा तो गालियाँ पड़ेगी। झल्ला कर नीचे उतरने लगा। एक एक पल में पत्तियाँ गायब हो जाती थी। उतरकर एक एक की टांग तोड़ूंगा। यकायक पाँव फिसला और मैं 10 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा। कमर में ऐसी चोट आई कि 5 मिनट तक आंखें तले अंधेरा छा गया। खैरियत हुई कि ऊपर से नहीं गिरा, नहीं तो यही शहीद हो जाता। मेरे गिरने के धमाके से बकरियां भागी और थोड़ी सी पत्तियां बच रही। जब जरा होश ठिकाने हुए तो मैंने उन पत्तियों को जमा करके एक गट्टा बनाया। मजदूरों की तरह उसे कंधे पर रख शर्म छिपाए घर चला जाता। रास्ते में कोई दुर्घटना न हुई। जब मकान कोई 4 फलांग रह गया, मैंने कदम तेज किए कि कहीं कोई देख न ले, तो वह काची सामने से आता दिखाई दिया। कुछ न पूछो उस वक्त मेरी क्या हालत हुई। रास्ते के दोनों तरफ खेतों की ऊंची ऊंची मेड़े थी, जिनके ऊपर नागफनी मुड़ने का रास्ता नहीं और सिर झुकाकर इस तरह निकल जाना चाहता था कि कोई मजदूर है। तले की सांस तले ही थी, ऊपर की सांस ऊपर, जैसे वह काची कोई खूंखार सो रहो। बार बार ईश्वर को याद कर रहा था कि हे भगवान, तू ही आफत के मारे हुओं का मददगार है। इस मरदूद की जबान बंद करे। एक क्षण के लिए इसकी आंखों की रोशनी गायब कर दे। वह यंत्रणा का क्षण जब मैं उसके बराबर 1 गज के फासले से निकला, एक एक कदम तलवार की धार पर पड़ रहा था। शैतानी आवाज़ कानों में आई, कौन है रे? कहाँ से पत्तियाँ तोड़ लाता है? मुझे मालूम हुआ नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं उसके गहरे पेट में जा पहुँचा। रोए बछरिया बन गए। दिमाग में उबाल सा आ रहा, शरीर को लकवा सा मार गया। जवाब देने का होश न रहा। तेजी से 2-3 कदम आगे बढ़ गया, मगर वह ऐच्छिक क्रिया न थी, प्राण रक्षा की सहज क्रिया थी कि एक जालिम हाथ गट्टे पर पड़ा और गट्टा नीचे गिर पड़ा। फिर मुझे याद नहीं रहा क्या हुआ। मुझे जब होश आया तो मैं अपने दरवाजे पर पसीने से तर खड़ा था, गोया मिर्गी के दौरे के बाद उठा हूँ। इस बीच मेरी आत्मा पर उपचेतना का आधिपत्य था और बकरी की वह घृणित आवाज़, वह ककर्स आवाज़, वह हिम्मत तोड़ने वाली आवाज़, वह दुनिया की सारी मुसीबतों का खुलासा, वह दुनिया की सारी लानतों की रूह कानों में चुभी जा रही थी। बीवी ने पूछा, आज कहाँ चले गए थे? इस चुड़ैल को जरा बाग में भी न ले गए? जीना मुहाल किए देती है। घर से निकलकर कहाँ चली जाऊँ? मैंने इतने इम्तिनान दिलाया, आज चिल्ला लेने दो। कल सबसे पहले यह काम करूँगा कि इसे घर से निकाल बाहर करूँगा, चाहे कसाई को देना पड़े। और लोग न जाने कैसे बकरियाँ पालते हैं। बकरी पालने के लिए कुत्ते का दिमाग चाहिए। सुबह को बिस्तर से उठकर इसी फिक्र में बैठा था कि इस काली बला से कैसे मुक्ति मिले। सहसा एक गडरिया बकरियों का एक गल्ला चलाता हुआ आ निकला। मैंने उसे पुकारा और उससे अपनी बकरी को चराने की
बात कही। गडेरिया राजी हो गया। यही उसका काम था। मैंने पूछा, क्या लोगे? 8 आने बकरी मिलते हैं हजूर। मैं 1 रुपया दूंगा, लेकिन बकरी कभी मेरे सामने न आवे। गडेरिया हैरत में रह गया। नहीं नहीं, बहुत सीधी है, बकरी क्या मारेगी? लेकिन मैं उसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अभी तो दूध देती है। हाँ, शेर दूध देती है। दूध आपके घर पहुंच जाया करेगा, तुम्हारी मेहरबानी। जिस वक्त बकरी घर से निकली है, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मेरे घर का पाप निकल जा रहा है। बकरी भी खुश थी, गोया कैद से छूटी। गडरिया ने उसे वक्त दूध निकाला और घर में रखकर बकरी को लिए चला गया। ऐसा बेगराज ग्राहक उसे जिंदगी में शायद पहली बार ही मिला होगा। 1 हफ्ते तक दूध थोड़ा बहुत आता रहा, फिर उसकी मात्रा कम होने लगी। यहाँ तक कि 1 महीना ख़त्म होते होते दूध बिल्कुल बंद हो गया। मालूम हुआ बकरी गाभिन हो गई। मैंने जरा भी ऐतराज़ ना किया। काची के पास गया था, उससे दूध लेने लगा। मेरा नौकर खुद जाकर दूध लाता था। कई महीने गुजर गए। गडेरिया महीने में 1 बार आकर अपना रुपया ले जाता। मैंने कभी उससे बकरी का जिक्र न किया। उसके ख्याल ही से मेरी आत्मा कांप जाती थी। गडरिये को अगर चेहरे का भाव पढ़ने की कला आती तो वह बड़ी आसानी से अपनी सेवा का पुरस्कार दुगना कर सकता था। एक दिन मैं दरवाजे पर बैठा हुआ था कि गडरिया अपनी बकरियों का गल्ला लिए आ गया। मैं उसका रुपया लाने अंदर गया कि क्या देखा, मेरी बकरी 2 बच्चों के साथ मकान में आ पहुंची। वह पहले सीधी उस जगह गई जहां बंधा करती थी, फिर वहां से आंगन में आई और शायद परिचय दिलाने के लिए मेरी बीवी की तरफ ताकने लगी। उन्होंने दौड़कर एक बच्चे को गोद में ले लिया और कोठरी में जाकर महीनों का जमा चौकर निकाल लाई। ऐसी मोहब्बत से बकरी को खिलाने लगी जैसे बहुत दिनों की बिछड़ी हुई सहेली आ गई हो। न वह पुरानी कटुता थी, न वह मनमुटाव। कभी बच्चे को चुमकारती थी, कभी बकरी को सहलाती थी, और बकरी डाक गड़ी को रफ्तार से चौकर उड़ा रही थी। तब मुझसे बोली, कितने खूबसूरत बच्चे हैं। हाँ, बहुत खूबसूरत है। जी चाहता है एक पाल लूँ। अभी तबीयत नहीं भरी। तुम बड़े निर्मोही हो। चौकर ख़त्म हो गया। बकरी इम्तिनान से विदा हो गई। दोनों बच्चे भी उसके पीछे फुदकते चले गए। देवी जी की आंखें आंसू से भर गई। यह तमाशा देखती रही। गडरिया ने चिलम भरी और घर से आग मांगने आया। चलते वक्त बोला, कल से दूध पहुंचा दिया करूंगा मालिक। देवी जी ने कहा, और दोनों बच्चे क्या पिएंगे? बच्चे कहाँ तक पिएंगे बहू जी, 2 सेर दूध अच्छा न होता। इस मारे नहीं लाया। मुझे रात को वह मर्मनांत घटना याद आ गई। मैंने कहा, दूध लाओ या ना लाओ, तुम्हारी खुशी, लेकिन बकरी को इधर न लाना। उस दिन से न वह गडरिया नजर आया, न वह बकरी। न मैंने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन देवी जी उसके बच्चों को याद करके कभी कभी आंसू बहाकर रो देती थी। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कहानी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाएं।